हमने कल 3 थियरीज को डिस्कस किया था जी। वी टॉक्ड अबाउट टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, वी टॉक्ड अबाउट Foyle's task of management and principles of management, and we discussed Lyndall Urwick's 10 principles of management, जो कि टेलर से मिलते जुलते हैं लेकिन उसमें एक दो डिफरेंसेस हैं, वो हमने उसको आइडेंटिफाई कल किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेसी। ये टॉपिक जो है ये 3rd चैप्टर में भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी आएगा, और इसकी जो रेलेवेंस है दैट इज मच मोर ओरिएंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल वे ऑफ वर्किंग। इदारे चलाए कैसे जाते हैं, द वे वी मैनेज एंड द वे वी रन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इदारों को चलाने का, इदारों को मैनेज करने का नाम है ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर जो है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वर्कड ऑन दिस फिनोमेना। इसने इस फिनोमेना पे काम किया था बैक इन अर्ली 20th सेंचुरी। ओपन कर दो। He was a German sociologist and he worked on bureaucracy, the way size and power are distributed across the organization। एक पूरे इदारे में किस तरह साइज और किस तरह पावर को आप एस्टैब्लिश करते हैं, इसके ऊपर मैक्स वेबर ने काफ़ी काम किया था। मैक्स वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेटिक इदारे को चलाने के लिए 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। देयर आर 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हेनरी फॉयल वाली हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैक्स वेबर के अपने डेवलप्ड हैं। आर यू बोथ लिसनिंग टू मी, मतीन एंड अदील? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? चलें, ग्रेट। मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है इसके अंदर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायरार्की का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है विच वी डिस्कस इन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेयर। लेयर जो है एक इदारे की, उसे आप हायरार्की कहते हैं। द लेवल्स विच यू डेवलप, वो इदारे के जो आप लेवल्स डेवलप करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द हायरार्की। और ये जो हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, दिस हायरार्की एक्चुअली लेट यू नो कि कौन ऑथराइज्ड है, कौन इसके अंदर आपका जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या पावर्स हैं, एंड हाउ दीज पावर्स आर वेस्टेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पावर जो है ये किस तरह वेस्ट की जाती हैं एक इदारे के अंदर, इसे हम नाम देते हैं हायरार्की का। एंड ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, जो चेन ऑफ अथॉरिटी है वो हायरार्की से आती है। चेन ऑफ कमांड, कौन किसको मैनेज करेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा, ये चीजें सारी की सारी इसमें मैयर की जाती हैं। So the first characteristic of Max Weber's bureaucracy is a clear chain of authority, a clear hierarchy.
I have just opened the book in front of you so that we can also have a clear cut reference from the text as well, ताकि आपको reference को भी समझने में आसानी हो. So we are talking about Weber. This is what we call as Weber, Max Weber's bureaucracy. मैक्स वेबर ने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है दैट इज आइडियल. आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो होती है, दिस इज आइडियल ब्यूरोक्रेसी. आइडियल मींस जी जी, ब्यूरोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. ब्यूरोक्रेसी जो है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. ब्यूरोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. एक इदारे को चलाने का तरीका जो है इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी. इट इज अ rational way of running a company, an organization. Max Weber argued on the concept of ideal bureaucracy. Max Weber ने इस चीज को डिस्कस किया था, which is known as ideal bureaucracy. Max Weber said that ideal bureaucracy has 6 features in it. इसके पास 6 features होते हैं. There are 6 characteristics in ideal bureaucracy. The first characteristic is hierarchy of authority. Hierarchy of authority का मतलब है clear chain of command. For example, एक इदारे के अंदर एक क्लियर कट ऑर्गेनोग्राम आप बनाते हैं. यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट है, यहाँ पे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, और यहाँ पे आपके पास नॉन मैनेजर्स है. हियर वी हैव नॉन मैनेजर्स. ये जो क्लियर चेन ऑफ हायरार्की है, क्लियर सेट ऑफ हायरार्की है, ये ब्यूरोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है. लाइक एवरीबॉडी नोज के उसने किसको लीड करना है, और एवरीबॉडी नोज के उसने किसको जवाबदेह होना है. हर एक को पता है कि वो किसको, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन कौन है, वो किन के ऊपर ऑथराइज्ड है, और हर एक को ये भी पता है कि उसने आगे किसको जवाब देना है, उसका ऊपर जो वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, हु इज द पर्सन whom the subordinate is responsible. इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. टॉप मैनेजमेंट से वर्कर्स के लेवल तक आती है, और चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियरली डिफाइंड होती है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज, वेट अ मिनट, इसको मैं जूम कर देता हूं जी. The second factor of bureaucracy is hierarchy means a clear levels of. देखिए मैंने अभी आपको ये जो मैंने ड्रॉ की है, दिस इज हायरार्की. ये हायरार्की है. टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल पे, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है. ये जो अरेंजमेंट होती है लेयर्स की, इसे हायरार्की कहते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज हायरार्की. ठीक है अभी, जो लेयर्स की अरेंजमेंट है किसी भी इदारे के अंदर, से हम हायरार्की का नाम देते हैं. हायरार्की में चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियर हो जाती है. चेन ऑफ कमांड इज क्लियर इन द हायरार्की. कौन किसको लीड कर रहा है, कौन किसके ऊपर ऑथराइज्ड है, कौन किसको लेके चल रहा है, ये हायरार्की कहलाती है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज हायरार्की. सो मैक्स वेबर सेड कि क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मौजूद होती है. देयर इज अ क्लियर सेट ऑफ चेन ऑफ कमांड. हर एक को पता है कि उसने क्या काम करना है, हर एक को पता है कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल. Now, the second important phenomena, the third important phenomena is impersonality. This impersonality and impartiality. Impersonality का मतलब होता है something which is not depending on the individual. यानी जब ड्यूटीज क्लियरली डिफाइंड है, जब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स डिफाइंड है, तो फिर इंडिविजुअल जो है वो अपनी पर्सनालिटी से अफेक्ट नहीं करते जॉब को. मतलब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है. अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक वे पे चलते हैं. उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी जुडिशरी. ठीक है ना, हमारा अदलिया जो है. अब जुडिशरी सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज जो आपका चीफ जस्टिस है वो कोई भी हो, लेकिन उसकी रोल्स, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये डिफाइंड है. दे आर क्लियरली डिफाइंड. द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल इज क्लियरली डिफाइंड कि उसने क्या काम करना है, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है,
और इसी तरह इम्पार्शियलिटी होती है। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है अनबायस्ड, इट मींस अनबायस्ड। इम्पार्शियलिटी मींस अनबायस्ड। इंडिविजुअल जो है वो डिफाइन नहीं करते किसी भी काम को, बल्कि रूल्स जो है वो डिफाइन करते हैं। इम्पार्शियलिटी आती है इसकी वजह से, रूल्स होंगे तो इम्पार्शियलिटी आएगी। जो चौथा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज इम्पार्शियलिटी, जो रूल्स की बुनियाद पे आती है, द थर्ड फैक्टर। इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्लियर सेट ऑफ रूल्स आर देयर। एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स जो है वो पाए जाते हैं इदारों के अंदर। देन वी हैव अ कंप्लीट चैनल ऑफ इंडिविजुअल प्रमोशन। आपकी जो ओवरऑल एनहांसमेंट है, जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ये डिपेंड करती है आपकी अचीवमेंट के ऊपर। यहां से उठा के एक बंदे को यहां पे लेके आना है। इफ यू हैव टू मेक अ पर्सन मूव अप द लेवल्स, अगर आपने एक बंदे को ऊपर के लेवल्स में मूव करवाना है तो उसके अंदर अचीवमेंट आर द मेन कंसर्न। कौन कितना काम कर रहा है, किसके पास कितना स्किल है, किसके पास कितना स्किल है, ये डिफाइन करेगा कि आपका ओवरऑल जो प्रमोशनल मैकेनिज्म है वो क्या होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम एक क्लियर करियर पाथ देते हैं एम्प्लॉइज को। वी गिव द एम्प्लॉइज अ क्लियर करियर पाथ। हम एम्प्लॉइज को एक क्लियर करियर पाथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन इजीली मूव अबव द लेडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो इदारे में जल्दी ऊपर मूव कर सके। फिर चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वर्क स्पेशलाइजेशन। ये वही एडम स्मिथ वाला कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में आप सबने पढ़ा होगा। एडम स्मिथ कहता है कि डिवाइड द टास्क अमंग्स्ट पीपल, लोगों में काम को डिवाइड करें ताकि लोग जो है वो स्पेशलाइज हो जाएं अपने अपने काम में। दिस फिनोमेना वाज प्रेजेंटेड इन द बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, 18th सेंचुरी की ये किताब है। और इस बुक के अंदर ही टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ब्यूरोक्रेसी भी इसी चीज को फोकस करती है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस दोज वर्क ऑन स्पेशलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट जो ये टेलर का है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर। ये कॉन्सेप्ट जो है ये टेलर से आया है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, द फर्स्ट वन, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम फॉयल, ये फॉयल से आया है, ठीक है। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, ये भी कुछ हद तक फॉयल से आया है, इसके पीछे भी फॉयल है। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो है, इसके अंदर जो डिटेल्स है वो अपना पीछे वाली थियरीज को मिला के ही डेवलप की गई है। अच्छा, इसके बाद द लास्ट पॉइंट ब्यूरोक्रेसी का, जो ये 6 पॉइंट्स है, मार्च 2015 में, इन मार्च 2015 क्वेश्चन अपेयर हुआ था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, 6 नंबर का सवाल था। एंड द क्वेश्चन वाज कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी के 6 फैक्टर्स बयान करें। एंड द लास्ट फैक्टर इज एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। ऑब्वियसली इट डज, और यही वो टेलर का एक ड्रॉबैक भी था उसकी थ्योरी का। यस मतीन, रेपिटेटिव वर्क जो है ये डिमोटिवेट करता है वर्कर्स को, और यही चीज अभी आगे जाके हम मॉडर्न थ्योरीज में कवर अप करेंगे। अर्ली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है, इनके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जब आप व्हेन यू मेक पीपल स्पेशलाइज्ड, जब आप लोगों को स्पेशलाइज्ड बनाते हैं टास्क के अंदर, तो व्हाट हैपन दैट पीपल गेट अ डल एनवायरनमेंट। रेपिटेशन से मोनोटनी आती है, हमने ये वर्ड कल भी यूज किया था मोनोटनी का। व्हेन यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट अकर इज मोनोटनी, मोनोटनी आ जाती है किसी भी काम के करने में। तो इसी को रिमूव करने के लिए फिर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल होती हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम। लास्ट फैक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज एफिशिएंसी। ये भी टेलर से अडॉप्टेड पॉइंट है। टेलर ने भी यही कहा था, वर्क एफिशिएंसी लाई है, किसी भी काम को करने की साइंस को डिटरमिन किया जाए ताकि बेस्ट पॉसिबल वे में आप वो काम जो है पूरा कर सकें। वेबर के तो ये 6 पॉइंट्स हैं। दूसरा, वेबर ने एक और चीज जिस पर डिबेट की थी,
दैट वाज द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू मेक पीपल वर्क। आपके पास वो कौन सी पावर है जिससे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे और लोगों से काम करवाएंगे, इसे आप अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक पीपल वर्क। They are not redundant. They are not redundant, but every theory has some limitation. Theories जो हैं वो कभी भी redundant नहीं होती हैं। ब्यूरोक्रेसी आज भी इस्तेमाल होती है। आप देखें जितने भी आपके ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, all of these systems are based on bureaucracy. There is nothing what we call as a redundant theory. ठीक है, ये कोई भी theory जो है ये obsolete नहीं है। हाँ, इनकी कुछ limitations हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस जो है वो मॉडर्न थ्योरीज कवर कर देती हैं, ठीक है ना। एनी हाउ, तो वेबर ने कहा था, वेबर सेड कि अथॉरिटी जो है दैट हैज सम मेजर टाइप्स। अथॉरिटी मींस हाउ वी प्रैक्टिस पावर ऑन अदर्स। लेजिटिमेट का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ पावर, जिसके अकॉर्डिंगली आप पावर को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। वेबर ने कहा था कि 3 किस्में होती हैं लेजिटिमेट अथॉरिटी की। लेजिटिमेट का मतलब होता है बाय रूल, बाय लॉ, लीगली एक्सेप्टेबल होना, किसी चीज का लीगली एक्सेप्टेबल होना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लेजिटिमेट, ठीक है। सो वेबर सेड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी: ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी एंड करिज्मेटिक अथॉरिटी। इसमें जो ब्यूरोक्रेसी में हमने जो ऊपर वर्ड यूज किया है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है। दिस इज द अथॉरिटी विच वी हैव डिस्कस्ड। जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है ये इस्तेमाल होती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। इसके अलावा 2 टाइप्स और हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिस तरह आपने देखा होगा कि रॉयल फैमिलीज में, जैसे सऊदी फैमिलीज हैं, जो शहजादा होता है वो वंस द फादर डाइज द सन बिकम्स द नेक्स्ट किंग, ठीक है ना। जो लीडरशिप होती है, जो पावर होती है, वो एक फैमिली में रहती है और रॉयल फैमिलीज की तरह वो पावर जो है वो नीचे ट्रांसफर होती है। ये एक बड़ी पुरानी किस्म है पावर की और अथॉरिटी की, जो अब ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये वाली टाइप पाई जा सकती है। इन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से अगर फादर एक्सपायर हो गया है तो नेक्स्ट जो सीईओ होगा उसका बेटा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द अथॉरिटी इज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन आजकल के दौर में। रैशनल लीगल अथॉरिटी, वो पावर, वो अथॉरिटी जो आपकी कुर्सी आपको देती है। द अथॉरिटी दैट इज गिवन बाय द पोजीशन टू द इंडिविजुअल। ये जो अथॉरिटी होती है, दिस अथॉरिटी इज रैशनल। दिस इज द रैशनल अथॉरिटी। रैशनल का मतलब होता है समथिंग दैट इज देयर टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ये जो अथॉरिटी होती है ये एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती है। दिस अथॉरिटी इज प्रैक्टिस्ड बेस्ड ऑन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स। ये तमाम चीजें इस अथॉरिटी में आती हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ अथॉरिटी इन दीज डेज। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है। और एक तीसरी टाइप होती है अथॉरिटी, जिसे कहते हैं करिज्मेटिक। ये एक इनफॉर्मल टाइप है। दिस इज एन इनफॉर्मल अथॉरिटी। दिस इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ अथॉरिटी। इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। ये इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी से चीज डेवलप होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बॉस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है उसकी पर्सनैलिटी से, तो उसकी करिज्मेटिक अथॉरिटी है जो आपके ऊपर काम कर रही है। करिज्मेटिक अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन करिज्मा। जो वर्ड है करिज्मा, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस। जब कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है अपनी पर्सनैलिटी से, तो उसकी करिज्मेटिक अथॉरिटी आपके ऊपर प्रैक्टिस हो रही होती है। दिस अथॉरिटी इज अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। कुछ अरसे के लिए आती है और फिर ये खत्म हो जाती है, मतलब ये लास्टिंग नहीं होती। एंड सेकेंडली, चूंकि ये इनफॉर्मल अथॉरिटी है तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। एग्जैक्टली एज इमरान खान इज इन्फ्लुएंसिंग पाक यूथ, ये करिज्मेटिक अथॉरिटी है, बिल्कुल। ये इसके एग्जांपल में काउंट होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज करिज्मेटिक अथॉरिटी। और लॉन्ग लिव्ड नहीं होती ना, इसके आप जो है वो लीगलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनफॉर्मल होती है। मैक्स वेबर जो है, इसका ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़े इदारों में। हम आगे जाके पढ़ेंगे। बड़े इदारों में मैक्स वेबर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
These are the limitations of bureaucracy. Limitations. These are the limitations of bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, ब्यूरोक्रेसी रेड टेप या पेन पुशिंग या सोल डिस्ट्रॉइंग. अच्छा, ये तीन वर्ड हैं. रेड टेप का मतलब क्या होता है? आप एक जो बाउंड्री आपने ड्रॉ कर दी है उस बाउंड्री से आप नहीं जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश मूवीज के अंदर जहां पे कोई क्राइम सीन होता है वहां पे वो एक रेड टेप बाउंड्री बना देते हैं, वो नो गो एरिया बन जाता है. ऐसे ही है ना, इसे रेड टेप कहते हैं. या पेन पुशिंग, इतने ज्यादा रूल्स हैं कि आप कानून से बाहर नहीं जा सकते, पेन पुशिंग होती है. अच्छा, फिर सोल डिस्ट्रॉइंग. सोल डिस्ट्रॉइंग, सोल डिस्ट्रॉइंग, ये वही डीमोटिवेशन एंड योर ओवरऑल डल वर्क, एक काम को बार बार करके. पेन पुशिंग रूल्स को कहते हैं. पेन पुशिंग का मतलब है इतने कानून आपने बना दिए दैट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल. हर काम को करने का एक तरीका है, हर काम को करने का एक कानून है, इसे हम पेन पुशिंग कहते हैं. ब्यूरोक्रेसी में चूंकि रूल्स, हमने भी ऊपर देखा है ब्यूरोक्रेसी के जो 6 फैक्टर्स हमने देखा है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट आर क्लियरली डिफाइंड. तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी में आपने रूल इतने ज्यादा डिफाइन कर दिए कि ये पेन पुशिंग बन जाती है. आपने कुछ भी करना है, यू हैव टू रेफर टू द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज. तो इसलिए हम इसको पेन पुशिंग कहते हैं. ये इसकी कुछ लिमिटेशन है. दीज आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ये पेन पुशिंग है, ये अपना रेड टेप मैनेजमेंट है, ये सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर. सरकारी इदारे जो होते हैं ये जनरली ब्यूरोक्रेटिक होते हैं क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, मैन पावर बहुत ज्यादा होती है और इनके अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो क्लियरली डिफाइन होना जरूरी होता है. तो जनरली जो सरकारी इदारे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में इदारे काम करते हैं, दे वर्क ऑन दिस फिनोमेना, दे वर्क ऑन ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो ब्यूरोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके सबसे पहले आपको 6 फैक्टर्स पता होने चाहिए. देयर आर 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. नंबर 1. Number 2, you must be knowing the types of authorities in bureaucracy. And number 3, you must be able to address 2 to 3 limitations of bureaucracy. रेड टेप ब्यूरोक्रेसी है, पेन पुशिंग है, सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क है, रेपिटिशन है कामों की. इनोवेशन कोई नहीं होती ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कोई जिद्दत नहीं होती. आप एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करते हैं. देयर इज नथिंग व्हाट वी कॉल एज इनोवेशन. इसमें कोई इनोवेशन नहीं होती. यस, ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों को कोअर्स करते हैं, ठीक है जी, और इसीलिए इसको हम नेगेटिवली कंसीव करते हैं. ब्यूरोक्रेसी जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव फिनोमेना. लेकिन स्टिल अभी भी वाइडली एक्सेप्टेड है. जहां पे डंडे के जोर पे आपने लोगों से काम करवाना होता है वहां पे आप ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं. ब्यूरोक्रेसी में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो आपकी दैट इज योर अथॉरिटी. जो चीज लोगों से काम करवाती है वो ये है, अथॉरिटी है. इन ब्यूरोक्रेसी व्हाट मेक पीपल वर्क इज अथॉरिटी. जिस चीज से आप लोगों को काम पे लगाते हैं वो इसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्यूरोक्रेसी. अच्छा, इसके बाद आती है जी रोजमेरी स्टीवर्ट. रोजमेरी स्टीवर्ट ने भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही बात की थी, बट हर टॉक ऑन ब्यूरोक्रेसी वाज मोर और लेस सेम एज वेबर. रोजमेरी स्टीवर्ट जो है, इसकी जो ब्यूरोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग है वो तकरीबन वेबर जैसी ही है. देख लें, जो वेबर ने कहा था वो इसने कहा. उसने 6 बातें की थी, इसने 4 बातें की हैं और पॉइंट तकरीबन सेम है. स्पेशलाइजेशन, वर्क एफिशिएंसी, यू हैव टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी. वेबर ने भी यही कहा था. कॉन्टिन्यूटी होती है, एक बंदे को एक ही काम पे बार बार एक अपना जो पोजीशन है उसके ऊपर काम करना होता है ताकि आप उस टास्क में स्पेशलाइज कर जाएं, ठीक है. देन वी हैव हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. ऊपर वेबर ने भी ये बात की थी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए. क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, क्लियर रैंक्स होते हैं मैनेजमेंट के. रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनैलिटी वेबर वाला पॉइंट है. एंड इम्पर्सनैलिटी ये भी बात ने वेबर ने कर दी थी. तो रोजमेरी स्टीवर्ट के जो 4 फीचर्स है ना ब्यूरोक्रेसी के, ये तो सेम है वेबर वाले. हाँ, इसने कुछ सजेस्ट किया था कि ब्यूरोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट हुई है, व्हाई ब्यूरोक्रेसी हैज गेन इंपॉर्टेंट. ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है ये क्यों 20th सेंचुरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर रोजमेरी स्टीवर्ट ने कुछ बातें की थी. अदरवाइज बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं वो मोर और लेस
सेम है, बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं वो मोर और लेस सेम है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंस है ब्यूरोक्रेसी की उसके पीछे ये वजूहात हैं। दीज आर द की रीजंस बिहाइंड ब्यूरोक्रेसी। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए दैट व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट ब्यूरोक्रेसी, इदारे क्यों अडॉप्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, फिर आप इन 4 फैक्टर्स को बयान करेंगे। जब इदारे का साइज बड़ा होता है, जब इदारा बड़ा होता है इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल में, जब उसके फंक्शन ग्रो करते हैं तो फिर उसको एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है ब्यूरोक्रेसी। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज ब्यूरोक्रेसी इज नीडेड, दैट इज मैंडेटरी। जब एक इदारे के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क बढ़ता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन गेट मोर कॉम्प्लेक्स वर्क सिस्टम, फिर आपको ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जब एक इदारे ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे काम करना हो, मतलब जब एक इदारे के लिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो, जब एक इदारे के लिए वर्क एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो, फिर ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है। और जब एक इदारे ने इक्वालिटी लेके आनी हो अपने ऑपरेशंस में, इम्पार्शियलिटी, इम्पर्सनैलिटी लेके आनी हो, फिर ब्यूरोक्रेसी पे आप जाते हैं। ठीक है ना, इम्पार्शियलिटी अगर आपने लानी है देन यू आर गोइंग टू गो फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो ये रोजमेरी स्टीवर्ट की कंट्रीब्यूशन थी। रोजमेरी स्टीवर्ट ने जो ब्यूरोक्रेसी के 4 मेन पॉइंट्स बताए थे वो तो सेम थे, दे वर ऑलमोस्ट द सेम जो कि वेबर ने दिए थे। हाँ, लेकिन रोजमेरी स्टीवर्ट ने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे इदारे क्यों अडॉप्ट करते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट ब्यूरोक्रेसी? तो वो इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि जब इदारा बड़ा होता है साइज में, जब इदारे के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है वर्क की, जब इदारे ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्रोच करना हो या उसने एफिशिएंसी को बढ़ाना हो, या जब इदारे ने इम्पार्शियलिटी को, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को, अपना इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इंश्योर करना हो, तो हम ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं, देन वी अडॉप्ट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ डीलिंग को एनहांस करता है। तो ये 5 थ्योरीज हैं अर्ली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में, मेनली ये 5। वैसे तो एल्टन मेयो की थ्योरी भी अर्ली थ्योरी में काउंट होती है, लेकिन एल्टन मेयो की जो थ्योरी है ये अर्ली थ्योरीज को मॉडर्न थ्योरीज से कनेक्ट करती है। यहां पे आती है एल्टन मेयो की थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस व्यू। ठीक है, वैसे तो ये भी अर्ली थ्योरीज में ही काउंट की जाती है, बट दिस थ्योरी इज अ ब्रिज बिटवीन मॉडर्न थ्योरीज एंड अर्ली थ्योरीज, एल्टन मेयो। अभी तक हमने ऊपर जितनी थ्योरीज बात की है ना, अभी तक जितनी थ्योरीज आई हैं उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है, एंड दैट इज पीपल फैक्टर। पीपल, मोटिवेशन, देन इंटरपर्सनल, स्किल्स। ठीक है ना, इंसान मशीन नहीं है, इंसान जो है वो, उसकी कुछ फीलिंग्स हैं, उसके कुछ बिहेवियर्स हैं। ठीक है ना, उसके अपने बिहेवियर को सामने रखते हुए उसे आपने काम करवाना होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो है ये इंसानों को ट्रीट करती है एज मशीन। इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं आता मोटिवेशन का, कहीं पे भी जिक्र नहीं आता इंटरपर्सनल स्किल्स का, कहीं पे भी जिक्र नहीं आता बिहेवियर्स का। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, दैट वाज डिस्कस्ड इन हॉथॉर्न स्टडीज। अमेरिका की एक स्टेट है इलिनॉय, इलिनॉय इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक इदारा है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इसने यहां पे एक स्टडी की थी बिटवीन 1927 एंड 1932, अर्ली 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी के आगाज में यहां पे एक स्टडी की गई थी। और मैयर क्या किया था इन्होंने, द एम ऑफ दिस स्टडी वाज टू मैयर द इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के काम करने के ऊपर उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसका क्या इंपैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग, लाइटिंग, रेस्ट पीरियड्स, लेंथ ऑफ द वर्किंग डे, पे इंसेंटिव। ठीक है, 2 ग्रुप बनाए गए थे, देयर 2 ग्रुप्स वर डेवलप्ड, और उसके बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने के बाद लोगों का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो उनका आउटपुट है वो क्या आता है। और
अपना ये बेसिकली एक एक्सीडेंटल थ्योरी थी, दिस वाज एन एक्सीडेंटल थ्योरी। इन्होंने डिटरमिन कुछ और करना था लेकिन इनसे डिटरमिन कुछ और हो गया। बहुत सारी थ्योरीज ना हादसाती तौर पे बनती हैं। लाइक इनका जो मेन फोकस था वो था वर्किंग कंडीशंस को मेजर करना है एम्प्लॉइज के वर्क एफिशिएंसी के ऊपर। इन्होंने पहले वर्किंग कंडीशंस को एडवर्स किया और फिर जब इन्होंने वर्किंग कंडीशन को नॉर्मल किया, ये देखने के लिए कि एम्प्लॉइज जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और इवन द वर्किंग कंडीशंस को जब उन्होंने एडवर्स किया तो पता लगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मजीद बेहतर हो गई है। द प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू राइज व्हेन वर्किंग कंडीशन वर मेड वर्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, ये दो फैक्टर जो है वो डेवलप हो गए थे लोगों के दरमियान। एंड सेकेंडली रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, ये डेवलप हो गए थे। तो बेसिकली ये एल्टन मेयो ने एक ह्यूमन रिलेशन व्यू, ह्यूमन रिलेशन स्कूल को डिस्कस किया था। इस थ्योरी का मकसद कुछ और था लेकिन इस थ्योरी से निकल कुछ और आया। बेसिकली दिस थ्योरी वाज द फर्स्ट ब्रिक टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन व्यू मोटिवेशन। जितनी मोटिवेशन की थ्योरीज है ना वो इसके बाद आई थी, वो इस थ्योरी के बाद आई थी। जितनी भी मोटिवेशनल थ्योरीज है, हम इंशाल्लाह 7th चैप्टर पढ़ेंगे मोटिवेशन के ऊपर। जितनी भी थ्योरीज है मोटिवेशन की वो सारी की सारी जो है वो इसके बाद आई थी, आफ्टर टू अपना द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ एल्टन मेयो। तो वर्किंग कंडीशंस को वर्क करने के बावजूद लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होती गई, पीपल स्टार्टिंग मोर बेटर। वजह क्योंकि उनकी मोटिवेशन आ चुकी थी, उनकी कमिटमेंट बढ़ चुकी थी, उनके रिलेशनशिप जो है विद देयर मैनेजमेंट ये बेहतर हो गए थे, और ये चीजें जो है ये एक टीम बन गई थी। बेसिकली हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे टीम के ऊपर, हमारा 9 चैप्टर आएगा टीम के ऊपर। एल्टन मेयो ने कहा था कि बेसिकली ये 6 लोग थे, इनकी टीम बन गई थी, और टीम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सिनर्जी का। टीम में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सिनर्जी इफेक्ट का। सिनर्जी क्या होती है? 2 + 2 मेक 5, 2 + 2 5 होते हैं, इसे कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट। जब लोग सोशल रिलेशन डेवलप कर लेते हैं काम में, तो काम काम नहीं रहता, काम जो है वो पॉजिटिव फैक्टर लेके आता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो कोअर्जन को रिमूव करता है आपके वे ऑफ डूइंग थिंग्स में। यू रिमूव द कोअर्जन। अब आप डंडे के जोर पे काम नहीं करवाते बल्कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों की टीम बिल्डिंग करते हैं ताकि वो सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करे और वो पॉजिटिवली काम को अचीव करे, अपने आउटपुट को पूरा करे। तो ये जो एल्टन मेयो की थ्योरी थी, दैट वाज द प्राइम फैक्टर टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है ना? और मेल्टन ने कहा था, और देखें पॉजिटिव मोटिवेशन, मेल्टन ने कहा था अपना मेयो ने कहा था, एल्टन मेयो ने कहा था कि पॉजिटिव मोटिवेशन जो है ये लाने के लिए, और एल्टन मेयो वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिसएग्रीड विद टेलर। एल्टन मेयो ने टेलर से डिसएग्री किया था। किस चीज पर डिसएग्री किया था? कि मोटिवेशन इज ओनली डेवलप्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। जिसे टेलर ने कहा था कि लोगों को इंसेंटिव दे, लोगों को रिवॉर्ड दे, पैसा दे। सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं लेके आता काम को करने की, बल्कि सोशल वैल्यू से लोग मोटिवेट होते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक एम्प्लॉय को 2 लाख की सैलरी दें पर मंथ, और रोज सुबह आप उसका इस्तकबाल दफ्तर में अब्यूसिव लैंग्वेज से करें, तो फिर उसके लिए वो 2 लाख इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसके लिए वो सेल्फ इंपॉर्टेंस, उसकी जो सोशल वैल्यू है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हर वर्कर की एक सेल्फ एस्टीम होती है, ये हम मोटिवेशन में आगे जाके पढ़ेंगे। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन मोटिवेशन। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीएसआर के 2-3 मतलब होते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप लोगों की सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं तो फिर लोग सीएसआर की तरफ सोच सकते हैं। पीपल माइट थिंक कि बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ देयर जॉब वो मुआशरे के लिए क्या कर सकते हैं। यस, यू कैन से दैट कि सीएसआर की तरफ सेल्फ एस्टीम लेके जाती है आपको, कि जब लोग सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे तो फिर शायद लोग सीएसआर के ऊपर भी काम करें। बेसिकली एक होती है इंटरनल मोटिवेशन और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ये रिवॉर्ड के ऊपर होती है, दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन।
सेंस ऑफ बिलोंगिंग, किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को सिक्योरिटी देना, ये होती है इंटरनल मोटिवेशन। दिस इज इंटरनल मोटिवेशन। मेयो कहता है कि इंटरनली मोटिवेट करना लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मोटिवेट देम एक्सटर्नली, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि लोगों को पैसा दें, लोगों के वर्क एफिशिएंसी को लाने के लिए इनको रिवॉर्ड दें, मेक पीपल मोटिवेटेड बाय गिविंग देम रिवॉर्ड, बाय गिविंग देम अमाउंट ऑफ मनी, फिर लोग मोटिवेट होंगे। लेकिन एल्टन मेयो कहते हैं नहीं जी, लोगों को रिकॉग्नाइज करें। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मीन्स कि उन्हें ये पहचान दें कि वो उस इदारे का हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल पैक क्या करता है, हाई अचीवर्स को एक पहचान देता है। आपने देखा होगा अगर आपने पैक की बिल्डिंग को विजिट किया हो तो पैक के अंदर क्या होता है, इन्होंने हाई अचीवर के पोस्टर लगाए होते हैं। दे हैव पोर्ट्रेड द पोस्टर्स ऑफ हाई अचीवर्स। अब वो जो हाई अचीवर्स होते हैं जिनके पोस्टर्स लगाए हुए इन्होंने, वो बेसिकली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और वो ज्यादा मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को कि वो कुछ परफॉर्म करें, कुछ अचीव करें, कुछ करके दिखाएं अपने कैंपस के लिए। तो ये एल्टन मेयो का कॉन्सेप्ट, और इसी थ्योरी के ऊपर आगे जो आपकी मॉडर्न थ्योरीज हैं वो सारी की सारी इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती है। फिर एल्टन मेयो कहता है कि जो मोटिवेशन है दैट इज अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो किस तरह कम्युनिकेट करती है वर्कर्स के साथ, उनके ओवरऑल जो डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसी है अपने वर्कर के साथ, एंड हाउ डू दे मोटिवेट दैट। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर द मेजर वीकनेस ऑफ द अर्लियर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। वही बात जो भी मैंने पहले की थी कि अर्ली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिलेशन पे तवज्जो नहीं दी गई। अर्ली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करती है, हालांकि ऐसा नहीं है, इंसान मशीन नहीं है। इंसान के अंदर कुछ फीलिंग्स है, कुछ उसके बिहेवियर है, कुछ इमोशन है, कुछ सोशल उसकी अटैचमेंट्स होती हैं। तो आपको फिर लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है सोशली, उनके साथ आपने बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना होता है ताकि आप उन्हें एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकें। और यही लिंक है क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का। दिस इज द ओनली लिंक that is between classical theories of motivation and modern theories of motivation. Classical theories of motivation कहती हैं कि हर काम को करने का एक यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल है जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है जनाब? वर्क मेथड्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, बस दैट्स इट। या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो कि ब्यूरोक्रेसी कहती है। वेबर ने कहा था कि आइडियल अपना जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसे अडॉप्ट करें। लेकिन मॉडर्न राइटर जो है ये कहते हैं नहीं जनाब, देयर इज नथिंग लाइक अ यूनिवर्सल रूल ऑफ गुड मैनेजमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिचुएशनल होता है। दिस इज अ सिचुएशनल फैक्टर। आप इंटरपर्सनल स्किल्स की बुनियाद पे, आप बिहेवियर्स की बुनियाद पे ये डिटरमिन करते हैं कि लोगों को आपने कैसे मैनेज करना है। मोटिवेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, बिहेवियर्स, ये तमाम चीजें मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स में आती हैं। So quickly summarizing the 5 early theories, सबसे पहले है टेलर, 4 principles of management primarily, और उसके बाद टेलर ने कुछ आपको वर्क एफिशिएंसी के ऊपर डिबेट करके दी थी। फिर फॉयल आता है, फॉयल के 5 मैनेजमेंट के टास्क हैं और 14 प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम अर्ली थियरी की बात करें तो वेबर के ऊपर सवाल ऑलरेडी आ चुका है। इस दफा ज्यादा चांसेस हैं टेलर के कंप्लीट एक मुकम्मल थ्योरी के तौर पे, या फिर फॉयल के कुछ 2-3 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट डेफिनेशन, जैसे आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स कोई से 2-3 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन अपेयर हो जाए। अरबिक इट्स वेरी शैलो चांसेस, बड़ा रेयर है क्योंकि अरबिक और फॉयल तकरीबन एक ही है। अगर कोई भी प्रिंसिपल आएगा तो वो डेफिनेटली अरबिक के भी 80% तो सेम है। वेबर के ऊपर मार्च 2015 में इसी साल के स्प्रिंग अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था मैक्स वेबर के ऊपर। इस दफा जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है आपकी सितंबर की, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के एंड में कुछ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ेंगे। उसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर सवाल अपेयर हुआ था सितंबर में। मैं इंशाल्लाह चैप्टर बाय चैप्टर आपको पास्ट पेपर एनालिसिस भी करवाऊंगा,
तो उसके बाद फिर हम ज्यादा बेहतर डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, वेबर की ब्यूरोक्रेसी, रोजमेरी स्टेवर्ट के भी तकरीबन सेम पॉइंट्स हैं। हाँ, उसने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये दी थी कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट ब्यूरोक्रेसी। तो वो 4 पॉइंट्स हैं। जब इदारे चाहते हैं कि वो स्पेशलाइज करें, जब इदारे कॉम्प्लेक्स वर्क सिस्टम में जाते हैं, जब इदारे वर्क एफिशिएंसी को अचीव करना चाहते हैं, और जब इदारे जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं एम्प्लॉइज के लिए, तो फिर इदारे ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। So this was all about early theories of management. Now jumping on modern theories of management. Modern theories of management में हमारे पास mainly 6 नाम है इसके अंदर, पांच नाम है इसके अंदर भी। We have 5 names in it. ड्रकर, मॉसकेंटर, मिंट्सबर्ग, विलियम आउची एंड मैकग्रेगर। ये 5 नाम जो हैं ये आपके पास मॉडर्न थेरीज के। इसके बाद हम ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर एक टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद क्लियर कट कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे क्लासिकल और मॉडर्न थेरीज के दरमियान। तो होपफुली इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ड्रकर और मॉसकेंटर को वाइंड अप कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नाम आता है जी पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर जो है ये 2005 में एक्सपायर हुआ है, और इसकी एक बड़ी मशहूर किताब भी है अपना मैनेजमेंट के ऊपर। ड्रकर ने, जिस तरह फॉयल ने 5 कैटेगरीज ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, ड्रकर ने भी 5 कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर काम किया था। अच्छा, अगर आप गौर करें तो 5 कैटेगरीज हैं वो फॉयल वाली ही हैं। ये कह रहा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फॉयल ने कहा था टू प्लानिंग। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग वर्क, फॉयल ने कहा था ऑर्गेनाइज, सेम। ये कह रहा है मेजरिंग, फॉयल ने कहा था कंट्रोल। ठीक है, ये कह रहा है मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, फॉयल ने कहा था कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन देखें वर्ड आ गया मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन का। दिस इज समथिंग विच वॉज नेवर डिस्कस्ड बाय फॉयल। डेवलपिंग पीपल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटेग्रिटी। ठीक है ना, इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। वही बात ह्यूमन फैक्टर, वही जब भी मैंने पहले बात की थी, ह्यूमन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप ह्यूमन फैक्टर को बीच में नहीं लेके आएंगे तब तक लोगों से आप काम नहीं करवा सकते। यू हैव टू ब्रिंग इन द ह्यूमन फैक्टर, और ह्यूमन फैक्टर को बीच में लाने के लिए फिर आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको सोशल रिलेशनशिप्स को डेवलप करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें ह्यूमन फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करती हैं, जो कि अर्ली थ्योरीज में मिसिंग थी या क्लासिकल थ्योरीज में मिसिंग थी। तो ड्रकर की थ्योरी, ड्रकर में भी सवाल आएगा जनाब। आपका जो पेपर था सितंबर 2014 का, जो पहली अटेम्प्ट थी बीएमबीएस की, उसमें से सवाल आया था ड्रकर के ऊपर। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बीएमबीएस, उसमें पहला जो सवाल था फ्रॉम द मॉडर्न थ्योरीज, वो ड्रकर में से आया था। यही इसके 5 कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट बाय ड्रकर, 6 नंबर का सवाल था और स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर थे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ये प्लेट में सजा के आपको नंबर देता है, और अगर आप ये नंबर सिक्योर नहीं कर पाते तो ये फिर आपके एंड पे वेबर, आई गेस मार्च में होता है, या हो सकता है मैं शायद इसमें कंफ्यूज कर रहा हूं। मतलब बीएमबीएस की अटेम्प्ट में ड्रकर पे भी सवाल आ चुका है और वेबर पे भी आ चुका है। ठीक है, शायद मैं इसको फिर जो है वो कंफ्यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, इसको फिर भी हम इंशाल्लाह वेरीफाई कर लेंगे जब हम पास्ट पेपर डिस्कशन पे जाएंगे। ठीक, सितंबर 14 और मार्च 15, इन दोनों में एक में वेबर आया था और एक में ड्रकर आया था। ठीक है, और अब जो रिसेंट अटेम्प्ट हुई है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे सवाल आया है। ठीक है, इसमें किसी भी थ्योरी को इसमें इवैल्यूएट नहीं किया गया। ये हम जब पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, ड्रकर ने कहा था कि नहीं जी, देयर आर नथिंग लाइक यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इदारों को चलाने के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं होते, डिपेंड करता है इदारे की नौइयत के ऊपर, डिपेंड करता है इदारे के वे ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कि उसे आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है ना, ड्रकर ने कहा था
that there is no universal principle to manage organization. जिस तरह हेनरी फॉयल ने यूनिवर्सल कवानीन दिए थे ना, 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेज करने के, ड्रकर ने उसे डिसएग्री किया था. ड्रकर सेड ऐसा कुछ नहीं होता. यू कैन नॉट मैनेज यूनिवर्सली द ऑर्गेनाइजेशन. आप इदारों को यूनिवर्सली मैनेज नहीं कर सकते. इदारों को मैनेज करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपको उनकी नेचर देखनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बिजनेस जो है, इसको मैनेज करने का एक अलग तरीका होगा, ठीक है. एक पब्लिकली ओन्ड बिजनेस जो है, उसको मैनेज करने का एक अलग तरीका होगा. तो फिर ड्रकर ने कहा था कि जो मैनेजर्स होते हैं बिजनेस के, इनकी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. मैनेजर्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस की नेचर होती है इस पे डिपेंड करता है कि मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां होंगी. ड्रकर हैज आइडेंटिफाइड 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ड्रकर ने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात की थी. ड्रकर टॉक्ड अबाउट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ड्रकर सेड कि मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स एंड मैनेजिंग द वर्कर्स. अगर आप हायरार्की देखें, ये हायरार्की जो है ये थ्रू आउट द कोर्स इस्तेमाल होगी. साथ साथ हर टॉपिक में आप इस हायरार्की को डिस्कस करेंगे. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल बिजनेस. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द अदर पीपल. ये जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करती है, ठीक है. मैनेजिंग द मैनेजर्स, लोगों को मैनेज करना. मैनेजिंग द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस को मैनेज करना. एंड मैनेजिंग द वर्कर्स, ये काम आपकी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट करती है. ये काम आपकी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट करती है. मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स. अच्छा, अब डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर के ऊपर कि कौन सा रोल डोमिनेट करेगा. फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये डोमिनेट करती है. किसी बिजनेस के अंदर ये जो आपका फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है ये डोमिनेट करता है. किसी बिजनेस में मिडिल लाइन मैनेजमेंट आपकी डोमिनेट करती है. अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटे इदारे की बात करें, टॉक अबाउट अ स्मॉल कंपनी, एक छोटी सी शॉप है जिसका एक ओनर है और उसके पास 10 एम्प्लॉइज हैं, तो फिर टॉप मैनेजमेंट जो है वो मोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. अगर हम नेस्ले की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट नेस्ले, तो नेस्ले के अंदर मिडिल मैनेजमेंट ज्यादा स्ट्रांग है. हर डिवीजन का अपना मैनेजर है, हर अपना जो इनके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनका अपना अपना मैनेजर है, ठीक है ना. तो डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर के ऊपर कि कौन सा लेवल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. जनरली मैनेजर जो ये 3 रोल प्ले करते हैं. दे मैनेज द होल बिजनेस, दे मैनेज द मैनेजर्स एंड दे मैनेज द वर्कर्स एंड देयर ओवरऑल वर्क डन बाय द वर्कर्स. लोग क्या काम कर रहे हैं. So this is how we work on this particular phenomena. और ये जो आपका काम है ये ड्रकर, तो ड्रकर ने 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर कंट्रीब्यूट किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रकर कंट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट. तकरीबन फॉयल वाली है लेकिन उसमें 2 अपना नहीं है. मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड डेवलपिंग पीपल, ये 2 यूनिक हैं. बाकी ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेजरिंग, ये फॉयल वाली ही है. और उसके बाद ड्रकर ने कहा था कि फॉयल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते. डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे कि कौन सा मैनेजर किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा एंड हाउ द बिजनेस विल बी हैंडल्ड एंड मैनेज्ड. इसके बाद आता है जनाब मॉस्केंटर का. शी वाज द फर्स्ट वन हु गिव a detailed criticism on bureaucracy. ठीक है. She was the one who gave a detailed criticism on bureaucracy. इसने ब्यूरोक्रेसी को बड़ा डिटेल में क्रिटिसाइज किया था कैंटर में, रोजाबेथ मॉस कैंटर. और इसने मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसमें जो लैकिंग थी चीजें उसको रिमूव करने के ऊपर काम किया था कि हम किस तरह ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना. ब्यूरोक्रेसी जो है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज
that bureaucratic organizations are very much slow in nature. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में चेंज मैनेजमेंट में कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. और आजकल का जो दौर है, आजकल की जो एनवायरनमेंट है दैट इज हाईली डायनामिक. आजकल की जो एनवायरनमेंट है ये बहुत डायनामिक है. इसके अंदर बहुत डिटेल्ड और टर्बुलेंस है एनवायरनमेंट में. पेस ऑफ चेंज इज मच फास्टर नाउ. जो पेस ऑफ चेंज है ये बहुत फास्टर है और दिन ब दिन आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए आपको. तो इसने बेसिकली इसके ऊपर डिबेट की थी रोजालिस मॉसकेंटर ने. शी रोट अ बुक टीचिंग एलिफेंट्स टू डांस. इसने किताब लिखी थी टीचिंग एलिफेंट्स टू डांस. यहां पे जो वर्ड एलिफेंट है, दिस वर्ड इज गिवन अ रिजेम्बलेंस विद ब्यूरोक्रेसी. एलिफेंट का यहां पे जो मतलब है दैट इज ब्यूरोक्रेसी. तो इन हर बुक शी एक्चुअली डिस्कस्ड कि किस तरह हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को डांस सिखा सकते हैं, मीन उसमें चेंज लेके आ सकते हैं. ठीक है ना. हाउ कैन वी मेक द बिजनेसेस चेंज देयर ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर ओवरऑल मैन्यूवरिंग. ठीक है ना. आजकल का जो दौर है वो एलिस इन वंडरलैंड क्रॉके है. आपने शायद ये देखी हो फिल्म, उसने से इसको रिजेंबल किया. एलिस इन वंडरलैंड ये एक नॉवल है बेसिकली, इसके ऊपर मूवीज भी आई हैं. ये बताता है कि किस तरह आपको मतलब एक एलिस जो है वो वंडरलैंड में फंस जाता है और जहां पे बड़े मिरेकल्स और वो मैजिक लैंड होती है, तो वो किस तरह फिर फ्लेक्सिबिलिटी से अपने फास्ट एक्शन से वो मैन्यूवर करता है, वो क्रिएटिव होता है और वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है. तो बेसिकली जो आजकल रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है ये भी एक वंडरलैंड ही है. इट्स ऑल्सो अ वंडरलैंड. तो इस वंडरलैंड में सर्वाइव करना, इस वंडरलैंड के अंदर अपनी फास्टर एक्शंस को मैनिपुलेट करना. मैन्यूवर का मतलब होता है अपडेशन. मैन्यूवर का मतलब होता है चेंज करना, किसी चीज में जिद्दत लेके आना, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग. मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आप किस तरह चीजों को फ्लेक्सिबल करते हैं, आप उसके अंदर ज्यादा एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं उनको आप उसके अंदर लेके आते हैं. ये तमाम चीजें आजकल के दौर में रिक्वायर्ड है. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इजीली चेंज नहीं होते. दे आर वेरी मच स्लो इन देयर ऑपरेशन. ना उसके अंदर कोई चेंज आता है और वो जनरली एक स्टैटिक एनवायरनमेंट में काम करने के आदी होते हैं. ये हम थर्ड चैप्टर में जाकर दोबारा पढ़ेंगे. स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होती है, डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होती है एंड हाउ दोज एनवायरनमेंट वर्क, ये दोनों काम कैसे करती है. तो आजकल का जो दौर है, बेसिकली मॉसकेंटर ने कहा था कि आजकल का जो दौर है ये चेंजिंग दौर है. एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, इदारों को अब रैपिडली चेंज होना है और इदारों को चेंज होने के लिए क्या कुछ अडॉप्ट करना है. मॉसकेंटर ने कहा था कि जी 3 चीजें ले आए अपने बिजनेस के अंदर तो आप कामयाब हो जाएंगे. नाउ दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉसकेंटर. ये मॉसकेंटर की कंट्रीब्यूशन है. मॉसकेंटर ने कहा था कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो 3 चीजें अडॉप्ट कर ले. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज इनोवेशन. बी इनोवेटिव. आप इनोवेट कर जाए. इनोवेट का मतलब होता है कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स. जी मैन्यूवरिंग. मैन्यूवर कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन या रियल टाइम चेंज. मैन्यूवरिंग का मतलब होता है रियल टाइम चेंज. आप किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को आप रियल टाइम में चेंज करने के काबिल होंगे, इसे कहते हैं मैन्यूवर करना. ठीक है. सिचुएशन के लिहाज से जो आप चेंज लेके आते हैं. तो मॉसकेंटर सेड इनोवेट करें. मॉसकेंटर सेड रिस्क लें. जो बिजनेस रिस्क नहीं लेता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये रिस्क टेकिंग अप्रोच होती है. ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिस्क एवर्स अप्रोच होती है. वी डू नॉट टेक रिस्क इन ब्यूरोक्रेसी. हम ब्यूरोक्रेसी में रिस्क नहीं लेते हम. लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस के लिए रिस्क इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना पड़ता है. एंड सेकेंडली पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे जाए. गो फॉर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. इसका मतलब ये होता है कि लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें. ब्यूरोक्रेसी में चूंकि आप डेवलप करते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन, so you do not make people to give their opinion in the process of decision making. लेकिन मॉसकेंटर ने कहा था कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको एम्पावर करना पड़ेगा लोगों को. एम्पावर का मतलब होता है अपनी पावर किसी को देना. गिविंग योर अथॉरिटी टू योर सबऑर्डिनेट.
तो जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं देंगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क विद देयर होल हार्टेडनेस। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। एक होता है टॉल स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर जो है वो टॉल होते हैं, जनरली ब्यूरोक्रेसी जो है वो टॉल स्ट्रक्चर पे बनती है। एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर विद लेसर लेवल्स ऑफ हायरार्की। मॉस्केंटर ने कहा था कि टॉल से फ्लैट पे आए, मतलब ब्यूरोक्रेसी से फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर पे आए, फिर इदारे कामयाब होंगे। एनीहाउ, ये हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे कि टॉल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं और फ्लैट स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ मॉस्केंटर ने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड द फील्ड ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। इदारे इनोवेट करें, इदारे एम्पावरमेंट करें, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और इदारे जो है वो रिस्क लें, रिस्क टेकिंग के थ्रू अपने टास्क को पूरा करें। तो ये दो थ्योरीज है जनाब मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की। आई गेस मिड्सबर्ग कर लेंगे काफी आज के लिए। कल इंशाल्लाह हम मिड्सबर्ग के ऊपर जाएंगे, अल्लाह खैर करे। तीन थ्योरीज हमारी मॉडर्न थ्योरीज की जो है वो इंशाल्लाह हम कल वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च और कुछ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लाइक आई होप के इंशाल्लाह इस वीक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद इसकी पास पेपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी मेरी, जस्ट बिकॉज कि अब टाइम कम है, ये पोस्ट रिजल्ट बैच है, तो इसमें टाइम हमें वैसे ही 2 महीने मिलते हैं मैक्सिमम, 2 सवा 2 महीने का टाइम है हमारे पास। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ट्यून्ड रखना है। आपसे मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप भी जरा अपनी अटेंशन को मेक श्योर करके बैठें। कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स आपके पास है, राइट अवे, मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी कि माशाल्लाह सवाल आते हैं और मुझे खुशी होती है क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो ट्राई टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि जितने सवाल करेंगे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है ना। आई हैव मतीन, अदील, दानियाल एंड शहरियार। तो ये चार लोग तो अपना रेगुलर हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऑफ एंड ऑन भी आते हैं, लेकिन सर अगर आपके और दोस्त भी हैं उनको भी आप मोटिवेट करें। ठीक है, मतलब जितना हेल्दी सेशन होगा उतनी लर्निंग हमारी जो है वो ज्यादा डिटेल्ड होगी। बीएमबीएस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी। अगर ये दो चीजें आपकी अच्छे तरीके से काम करती हैं तो बीएमबीएस में स्कोर करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। और हमने इंशाल्लाह इस सेशन में इन्हीं दोनों चीजों को डेवलप करना है। ठीक है जी, तो विल सी यू टुमारो, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।